बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा मेपल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म कनाडा मेपल टीवी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी के कई पहलू हैं, उसके ऊपर हम आपसे फर्दर डिस्कस करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं ज़ुबैर नबी साहब। ज़ुबैर नबी साहब पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद में ही हासिल की। उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद बतौर जज काम किया आपने, और आप यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी रहे। जामिया मदीना से फ़िक़्ह की कंपैरेटिव तालीम भी हासिल की है। 2002 में कनाडा मुंतकिल हो गए। आज हम इनकी जो किताब इन्होंने लिखी है सफ़र शनास, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको, तो ये इस किताब के मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन आज हम ज़्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो कनाडा का शहर, वेस्टर्न कनाडा का कैलगरी, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी हिस्ट्री और अपने तजर्बात, एहसासात और जो वक्त गुजारा उसके ऊपर किया है। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे। बहुत ही मालूमात वीडियो है। और मज़ीद प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून कीजिएगा मेपल टीवी के, चूँकि इसमें जो एक्सक्लूसिव हिजाज़ मुक़द्दस और तुर्की और बाकी जो सफ़र किया उसके बारे में बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी। ज़ुबैर नबी साहब खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाज़। सबसे पहले ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में इतने अच्छे तालीम हासिल की, इतने बड़े ओहदों पे फायज रहे, ये आखिरी उम्र में आप कनाडा में क्या सोच कर आए? और फिर आके कनाडा के ऊपर सफ़रनामा भी लिखा आपने, वो भी आखिरी उम्र में। 50 साल की उम्र तक तो मैंने पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, और मैंने अपने बच्चों को, जब वो पैदा हुए तो उनको खड़े होते नहीं देखा था। हमेशा उनके सोने से पहले सोते हुए मैं घर से निकल जाता था, और जब वो वापस आता था तो वो सोए होते थे। मैं उनकी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका था। तो मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सन 85 से लेकर अब तक सफ़र किया है। अगस्त के महीने में सिविल कोर्ट्स को छुट्टियां होती थी, तो मैं सिविल प्रैक्टिस ही करता था। तो फिर मैं अगस्त में मुख्तलिफ ममालिक में निकल जाता था। तो मेरे वहाँ जाने का मकसद ये भी था कि मैं उन इलाक़ों के मुताला करूँ। तो सबसे मेरा जो अवलीन मौजू था वो था तालीम, कि वहाँ की तालीम कैसी है। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि कनाडा की तालीम सबसे ज़्यादा बेहतर है दुनिया में। उससे दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की तालीम आती है। कनाडा वो मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क की तालीम को मंजूर नहीं करता, बल्कि उसको तस्लीम नहीं करता। इसकी तालीम तमाम ममालिक में तस्लीम की जाती है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि अब मेरा वक्त जो है ज़िंदगी का वो माइल पे ज़वाल है, तो क्यों ना मैं बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दूँ। लिहाजा मैंने कनाडा में, जब मैं यहाँ आया तो मैं पहले मॉन्ट्रियल में आया। लेकिन मॉन्ट्रियल में प्रॉब्लम यह थी कि वहाँ मैं अपने आप को अंधा, बहरा और गूंगा महसूस कर रहा था, फ्रेंच की वजह से। कि वहाँ क्यूबेक का शहर है मॉन्ट्रियल, तो वो वहाँ फ्रेंच सरकारी लैंग्वेज है। तो मैंने सोचा कि यहाँ बहरा बनने के बजाय मैं किसी ऐसे सूबे में चला जाऊँ जहाँ इंग्लिश होती है। जब मैंने मुताला किया तो मुझे कैलगरी के बारे में ये पता चला कि कैलगरी दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। लिहाजा वहाँ से 4000 किलोमीटर सफ़र करके मैं कैलगरी में 2002 में आ गया। और जब यहाँ आया तो फिर इसके तिस्माती वजूद ने मुझे इतना अपने आप में काबू कर लिया कि मैं यहाँ से जा नहीं सका। मैं जाता हूँ पाकिस्तान, हर साल जाता हूँ, लेकिन वापस कैलगरी में आ जाता हूँ कि यहाँ के दरिया, यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ का मौसम और यहाँ का लोगों का कल्चर और यहाँ लोगों की रहन सहन इस तरह की है कि मैं यहाँ पे अपने आप को मैंने कैद कर लिया है। इसलिए मैंने कैलगरी आ गया। तो कैलगरी में जब आया 2002 में,
तो उससे पहले मैंने ज़िंदगी भर, हालांकि मैंने सर्दियों में फ्रैंकफर्ट का सफ़र भी किया, लंदन का सफ़र भी किया, मैं हॉलैंड भी गया, बेल्जियम भी गया दिसंबर में, लेकिन वहाँ किसी जगह मुझे बर्फ़बारी देखने को नहीं मिली। लेकिन जब यहाँ आया तो पहली रात ही इतनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई कि मुझे मज़ा आ गया। पहले तो बड़ी मुझे तकलीफ़ हुई कि बर्फ़बारी में कैसे चलना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन अब जब बर्फ़बारी नहीं होती तो एक ज़िंदगी में खलासा महसूस होता है। तो इसलिए मैं कैलगरी में आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि मुझे नाजरीन को बताता चलूँ कि चूँकि मुझे भी 25-26 साल हो गए इस शहर में आबाद, और ज़ुबैर नबी साहब के साथ हमारी बैठक होती है, हमारा मिलना जुलना होता है। मैं आज इनसे सवाल इसलिए पूछूंगा कि ये जो हमारे नाजरीन ख़ास करके जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ तक लोग देखेंगे। अब कैलगरी जो वेस्टर्न कनाडा का शहर है, इसकी ऐसी क्या खुसूसियत है कि जो इस शहर को दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाती है? ये तो हमने देखा है कि इंडेक्स में ये हमेशा पहले नंबर से लेके 5वें नंबर तक, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रहता ही है, इसके मुख्तलिफ पहलू, लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों है दूसरे शहरों से? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। असल कैलगरी की मुमासरत मैं फैसलाबाद से करना चाहता हूँ कि फैसलाबाद की जो बुनियाद है वो एशिया में एक प्लांट सिटी था जिसको प्लानिंग के तहत आबाद किया गया, उसका नाम लायलपुर रखा गया। तो वो भी 1890 के बाद की पैदावार है, और ये जो शहर है कैलगरी, ये भी 1892 में माज़े वजूद में आया। तो दूसरी बात ये है कि ये तीसरा बड़ा कनाडा का शहर है आबादी के लिहाज से या सनत के लिहाज से। इसी तरह फैसलाबाद भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद से वो जो इसकी सिस्टम मुमासलत थी ना, उस पर से मैं मुतासर था। उसके अलावा ये कैलगरी ऐसा शहर है जिसमें फ़ज़ा जो है ड्राई है, यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, क्योंकि नज़दीक कोई समंदर नहीं है। ऐसा ही है। ये छोटी झीलें हैं लेकिन कोई बड़ा समंदर या बड़ी झील नहीं है। इसकी वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी है। जबकि आप टोरंटो चले जाएं, वैनकूवर चले जाएं, या ऑटवा चले जाएं, या मॉन्ट्रियल चले जाएं, वहाँ आपको 62% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो उसमें सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है कुछ लोगों को। लेकिन यहाँ की फ़ज़ा खुशक है, लेकिन फ़ज़ा बड़ी मुअत्तर है। इसकी फ़ज़ा में एक खुशगवारी भी है कैलगरी के। और फिर कैलगरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। ये न्यूयॉर्क, टोरंटो, लॉस एंजल्स सबसे बड़ा शहर है रकबे के लिहाज से। पर कैपिटा पर्सन लिव्स ऑन दैट। हाँ जी, लेकिन रकबा इसका इतना बड़ा है। ऐसा ही है। लेकिन इसमें हाई राइज बिल्डिंग बहुत कम है। लेकिन इसकी आबादी जो है ये इस वक्त 16 से 18 लाख के दरमियान है। ऐसा ही है। ये शहर 1892 में माज़े वजूद में आया, तो उस वक्त ये 1 लाख की आबादी के लिए शहर बना था। जबकि फैसलाबाद 1897 में माज़े वजूद में आया और वो 2 लाख की आबादी के लिए बना था। फैसलाबाद की आबादी इस वक्त 80 लाख है, जबकि कैलगरी की आबादी इस वक्त 16-17 लाख है, इसके करीब करीब है। तो ये उस वक्त इसकी आबादी बढ़ी जब तेल की कीमतों में फ़र्क आया, और तेल का चूँकि यहाँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बल्कि कहने वाले कहते हैं कि सऊदी अरब से बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी सऊदी अरब की है। इससे ऑयल फील्ड यहाँ बहुत बड़ा है, और ऑयल इंडस्ट्री के जो हेडक्वार्टर हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में वो तकरीबन कैलगरी में है। तो इसलिए कैलगरी एक ग्रोइंग सिटी था। तो जब मैं यहाँ आया 2 नवंबर 2002 को मैं यहाँ लैंड किया, तो मैं बाई रोड आया था। 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके ग्रेहाउंड एक बस सर्विस है, उसके ज़रिए तकरीबन 3 दिन के बाद हम मॉन्ट्रियल से यहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद हम आप देखें कि ये टोरंटो से 4-5 घंटे की फ़्लाइट पे है, ऑटवा से भी 4-5 घंटे की फ़्लाइट पे है, वैनकूवर यहाँ से 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट पे है। तो ये इतना बड़ा मुल्क है ये कनाडा, कि जो दुनिया में इस वक्त भी दूसरे नंबर पे आता है। इसकी आबादी 99, इसकी जो रकबा है वो 99 लाख किलोमीटर है, जबकि रशिया का रकबा 1 करोड़ 25 लाख किलोमीटर है टूटने के बावजूद।
और दूसरे नंबर पे ये है, और सेकंड बिगेस्ट है जी। इसके बाद जो थर्ड आता है वो 75 लाख किलोमीटर का रकबा है अमेरिका का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें पानी बड़ा ज़बरदस्त है। आप टेप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी पानी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा यहाँ एजुकेशन, और ये सूबा जो है ये अमीर तरीन सूबा है कनाडा का, अल्बर्टा जी इसमें सिर्फ फेडरल टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स यहाँ नहीं है। जी जबकि बाकी सूबों में प्रोविंशियल टैक्स तकरीबन 15 से 18% तक है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें 5% फेडरल टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैंने कैलगरी को पसंद किया और कैलगरी में रहा, और कैलगरी में मैंने अपने बच्चों को लाया। उनकी तालीम यहाँ से हुई, अब माशाल्लाह अपने अच्छे अहदे पे हैं दोनों। माशाल्लाह। मैं आपसे मज़ीद सवालात भी करेंगे कैलगरी के हवाले से, चूँकि बहुत सारे लोगों का शायद इंटरेस्ट होगा इस शहर के लिए। पहली बात यह है कि यहाँ पे जो दूसरे बड़े शहर हैं, बल्कि दुनिया भर से लोग मूव हो रहे हैं, धड़ाधड़ मूव हो रहे हैं। आप देखें कि इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई है कि पिछले 2 साल में कोरोना के बाद खास करके कम से कम मेरे ख्याल में 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे मूव होंगे। कुछ हमें कैलगरी के सराउंडिंग एरियाज़ के बारे में बताइए, जैसे रॉकी माउंटेन हो गई, जैसे यहाँ पे 2 दरिया आपस में मिलते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में आप इस शहर का अगर सनती पॉइंट ऑफ व्यू से मुवाजना करेंगे तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, लोग इस शहर में क्यों आए जबकि आप आए तो कहीं और नहीं जा सके? कैलगरी शहर जो है ये तकरीबन फास्ट ग्रोइंग सिटी है। इसमें इर्द गिर्द आप सयाहों के लिए बहुत से दिलचस्प मकाम आते हैं, मतलब बैंफ है, लेक लुइस है, उसके बाद एक झील है यहाँ तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जो कैनानास्कस वगैरह झीलें हैं, तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 1912 में एक मेला शुरू हुआ जो कि यहाँ के नेटिव्स ने शुरू किया। उस मेले का नाम है कैलगरी स्टैम्पीड। अब 100 साल से ज़्यादा उस मेले को गुजर चुके हैं। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड एनिमल्स का मेला है, आउटडोर अर्थ, बिगेस्ट शो ऑन द अर्थ, बिगेस्ट शो ऑन द अर्थ जी। और कैलगरी की आबादी जो है वो 16 लाख है, लेकिन उन दिनों कम से कम 6-7 लाख लोग जो है उस मेले को देखने आते हैं। और वो 10 दिन जो है, जो जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होके जुलाई के सेकंड संडे को ख़त्म होता है, तो उस वक्त सारा कैलगरी एक अस्तबल की शक्ल अख्तियार कर जाता है। और तमाम लोग जो है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो कंपनियां हैं, वो वहाँ फ्री कहीं ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, कहीं फ्री लंच हो रहा होता है, कहीं फ्री डिनर हो रहा होता है। तो तमाम होटल्स उन दिनों ना सिर्फ होटल्स बुक होते हैं, बल्कि लोगों के B&B जो है, घरों के कमरे, वो भी बुक होते हैं। जी जी जी, दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से आते हैं ना। उसमें मुकाबला करने के लिए यूरोप से, अमेरिका से और दीगर ममालिक से लोग आते हैं, और घोड़ों का और इस तरह मामला जो है, रोडियो वगैरह होती है। तो उसके बाद जो कैलगरी है, इसमें सयाहों के लिए सबसे खूबसूरत मुकाम जो कनाडा का समझा जाता है वो बैंफ है। तो बैंफ आने के लिए बहुत से सयाह यहाँ आते हैं और फिर बैंफ जाते हैं। तो बैंफ का इलाका जो है 1980 से उन्होंने एक ग्रीन एरिया करार दिया हुआ है, पार्क की शक्ल दे दी है। हाँ जी। पार्क की शक्ल दे दी है। और फिर बैंफ जाने के बाद से पहले हमें कैनमोर से गुजरना पड़ता है। जी जी। कैनमोर जो जाता है तो वो वहाँ 3 सिस्टर्स को तलाश करता है। कैनमोर की 3 सिस्टर्स बहुत मशहूर हैं। अब आप हैरान होंगे कि सिस्टर्स क्या कोई ख़वातीन है? नहीं, वो 3 पहाड़ी चोटियाँ हैं जी जी जी। जो एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। और उसको जब नज़ारा किया जाता है तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद यहाँ लेक लुइस है। लेक लुइस में एक होटल है, पेलिसर होटल, जो कि पूरे कनाडा में 5 होटल्स हैं जो रेलवे के मलकियत थे पहले, अब तो उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। तो वो लेक लुइस के किनारे पे है, और लेक लुइस चारों तरफ से, 3 तरफ से पहाड़ों में गिरी हुई है। और लेक लुइस से एक दरिया निकलता है, बो दरिया, जो कि कैलगरी के शहर के एक तरफ से गुजरता है, जबकि दूसरी तरफ से जो गुजरता है दरिया वो है एल्बो दरिया। जी बिल्कुल सही। डाउनटाउन जो है एल्बो और बो दरिया के दरमियान में है।
बिल्कुल सही है। और ये दोनों दरिया जू के आगे जाके आपस में मिल जाते हैं और चंद मीटर के बो रिवर बन चंद जाता 100 है। मीटर के फासले में मिलते हैं। बो रिवर जाकर ओल्ड मैन रिवर में शामिल हो जाता है और फिर तकरीबन 500 किलोमीटर जाके हुडसन बे में ये गिरता है। जी, तो बो रिवर का पानी बहुत ठंडा, मीठा है। मज़ेदार, मीठा है। इसलिए कैलगरी का नाम जब पड़ा तो कैलगरी का मकामी नाम था, जो मकामी लैंग्वेज में है, वो है ठंडा, मीठा और शफाफ पानी। कैलगरी का लफ्जी माना ये है। अच्छा, ये बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी नॉलेज की बात है ये। अच्छा, तो पहले ये शहर जो था ये मैकलोड सिटी था। लॉर्ड मैकलोड ट्रेल आपने सुना होगा। जी जी। उसने ये आबाद किया था, लेकिन बाद में इसमें 1892 में इसका नाम कैलगरी पड़ा और मिस्टर मर्डोक इसका पहला मेयर मुकर्रर हुआ ठीक। सबसे पहले। उसके बाद ये शहर ऐसा है कि दुनिया में अगर 10 कैटेगरीज हम अख्तियार करते हैं कि अच्छा सीवरेज, अच्छा वाटर सप्लाई, अच्छी आबो हवा, ये वो, तो हर साल ये शहर जो है ये उनमें से 3 पॉइंट जो है उसको सिक्योर करता है। इससे हम दुनिया में तीसरा बेहतरीन शहर करार देते हैं। इसके अलावा इसमें जब बूम आया 2004 में 5 में, जब ऑयल की मामला ख़त्म हुआ, तो उससे पहले ये शहर के अंदर जो कुएं थे, ये पंप लगे हुए थे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। जी। लेकिन अब ये इसके लिए कानून बन गया है कि 50 मील के बाद जो है ऑयल पंप लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहला तेल दरियाफ्त हुआ दुनिया में, वो वाटरटन झील के करीब वो पहला कुआं था। अभी उसका आसार है उस पर, वहाँ पर ये दुनिया का पहला है? दुनिया का पहला। अच्छा, ये चंद 100 किलोमीटर के फासले पे है। हाँ जी। 200 किलोमीटर होगा यहाँ से। और वाटरटन एक ऐसी झील है जो कि 500 फुट गहरी है और आधी कनाडा में आती है और आधी अमेरिका में आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका नाम पीस लेक रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है एक चट्टान। अच्छा। जब आप सफ़र करके बहरी जहाज़ से अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो कोई आबादी नहीं है, लेकिन कनाडा की तरफ बहुत बड़ी आबादी है। जी, ऐसा ही है। तो जब आप वापस आते हैं तो एक चट्टान के करीब वो जहाज़ रोकते हैं और वो बताता है कि ये जो चट्टान है ये दुनिया की मिसाल है, दुनिया की बेहतरीन चट्टान है। उसमें आपको मुख्तलिफ तहें नज़र आएंगी, जो एक तह लाखों साल में बनती है। अच्छा। आपको वो तहें साफ नज़र आएगी और जियोलॉजिस्ट के लिए वो जगह जो है एक मुकद्दस जगह सबर होती है। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता था। फिर जब आप उस जहाज़ में सफ़र करते हैं तो एक जगह पे तमाम लोग जो है गोरे वो अर्शे पे चले जाते हैं, अपने दूरबीनें वगैरह अपने कैमरे तैयार कर लेते हैं। जब वो ऐलान करता है कि अब कनाडा की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो आने वाली है, और आप हैरान होंगे कि वो चोटी सिर्फ 14,440 फीट बुलंद है, जबकि ऐसी चोटियाँ हमारे पाकिस्तान में चिनोट में भी और शाहकोट में भी होती थी। लेकिन हम हैरान हुए कि लोग इतने मतलब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। वहाँ आपको एक लकीर नज़र आती है जो जंगलात के दरमियान में से है, वो सरहद है कनाडा की और अमेरिका की। तो इस तरह वो वाटर लेक, वो जो झील है, वो भी एक बड़ा वर्थ पेल्स है, क्योंकि उसके एक तरफ जो है अमेरिका है, मोन्टाना स्टेट है, और दूसरी तरफ कनाडा है जो कि अल्बर्टा स्टेट है। सबसे नज़दीक हमारे लिए वही सरहद है जो अब अमेरिका में दाखिल होने के लिए जाते हैं। तो ये कैलगरी से तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र है, तो फिर आप अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह ये कैलगरी जो है ये एक ऐसा शहर है जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त हवा चलती है जिसका नाम है शिनूक। उसके ऊपर नेक्स्ट आते हैं। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए बताना चलूँ कि यहाँ अमेरिका की और जो कनाडा की बॉर्डर्स होती हैं ये इस तरह होती हैं कि जब जिस झील का जिक्र कर रहे हैं, वाटरटन झील जिसका ज़ुबैर नबी साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने वो दरख्त काट के जो इस तरफ फेंके होते हैं, दूसरी तरफ फेंके होते हैं, और वही बॉर्डर है। अब उन बॉर्डर के ऊपर कोई पहरेदार नहीं होता है। यहाँ पे चंद पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट होते हैं, एक तरफ अमेरिका होता है, एक तरफ कनाडा होता है, बाकी सारी की सारी ओपन ही होती है। उस तरफ उनका खेत है, इस तरफ हमारे खेत हैं, जहाँ पे कोई पहरेदारी नहीं होती है, और ये लड़ाई भी नहीं करते इसके ऊपर, ये आपका ये हमारा है, और ये बरसों से इसके ऊपर चल रहे हैं। आल्दो इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन जो शिनूक की बात कर रहे थे,
सल्फर माउंटेन्स की बात कर रहे थे कि जो एक क्या कहते हैं कि कोई खलाई मखलूक लेके आती है, पाकिस्तान वाली खिलाफ मखलूक नहीं, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कोई दियो मालाई कुव्वत आती है कि जो एक दिन आपका टेम्परेचर होता है -40 और दूसरे दिन +10 हो जाता है। सो इतनी जो तेज़ी से तब्दीली आती है इस मौसम में कैलगरी का, जो इसके लिए मशहूर है, उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी बुनियादी वजह तो है शनोक। शनोक एक हवा है जिसको शनोक इसलिए कहते हैं, उसका लफ्ज़ी माना है बर्फ़ खाने वाली हवा, जो बर्फ़ को खा जाती है। तो वो शनोक गर्म हवा है जो कि कैलगरी में रॉकी माउंटेन के पहाड़ों के सिलसिला में से दाखिल होती है और रॉकी माउंटेन के पहाड़ों के सिलसिला में से बाहर निकल जाती है। और आप हैरान होंगे कि कैलगरी में जो हवा आती है शनोक, वो 5 मिनट पहले ओकोटोक में भी नहीं आती और 5 मील बाहर एड्री में भी नहीं होती। ये सिर्फ अच्छा, कैलगरी में होती है। सिर्फ कैलगरी हाँ में जी। होती है। और दुनिया के 4 ममालिक में ये हवा है, जिसमें एक लेथब्रिज है, येलो नाइफ है, कैलगरी है। और ये सारे कनाडा में? सारे कनाडा में, और ये अमेरिका में भी है। अच्छा। तो ये हवा जो है ये टेम्परेचर बाज़ औक़ात -40 से -10 तक ले आती है 2-4 घंटे में। यह हवा साल में 25 दिन चलती है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। तो इसलिए 25 दिन पूरे करने होते हैं। और आप हैरान होंगे कि कैलगरी में जो सूरज है वो तकरीबन 1400 घंटा जो है साल में आता है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सूरज होता है। हाँ जी। यहाँ जब गर्मियों में सूरज बहुत करीब होता है, लेकिन सर्दियों में सूरज कभी कभी निकलता है। तो सर्दियों का मौसम हमारे यहाँ आप समझ लें कि अक्टूबर से लेकर मार्च के आखिर तक होता है। उसके बाद मौसम बहार शुरू हो जाता है, फिर मौसम बहार। लेकिन कैलगरी में एक बड़ा ज़बरदस्त है कि यहाँ 5 मौसम है। यहाँ मौसम बहार है, सर्दी का मौसम है, ठीक हो गया, गर्मी का मौसम है, खज़ां का मौसम है, और एक तामीरात का मौसम है, कंस्ट्रक्शन का। सारा साल चलता रहता है। जो हम जब देखते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, और पिछले 30 साल से मैंने वहाँ किसी आदमी को काम करते नहीं देखा। तो वो बोर्ड लगे होते हैं, जैसे काम हो जाता है। उसके बाद एक बोर्ड ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, जिसमें लिखा था कि प्लीज़ स्लो डाउन, माई डैड इज़ ऑन वर्क। इसमें एक मासूम बच्चे की इस्तदा है कि मेरा वालिद जो है वो वहाँ काम कर रहा है, आप प्लीज़ आहिस्ता हो जाएं ताकि मैं अपने वालिद से महरूम ना हो जाऊँ। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हमारा फ़िक्रा यहाँ है जो लिखा होता है। तो फिर उसके बाद ये आपके लिए हैरानी होगी कि कैलगरी में कोई ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का स्टेशन नहीं है। पैसेंजर ट्रेन जो हमारे पैसिफिक ट्रेन आई यहाँ, वो 1893 में आई, 1876 में आई, लेकिन 1893 में उसका हेडक्वार्टर कैलगरी में बना। अच्छा। लेकिन यहाँ से कोई ट्रेन किसी दूसरे शहर में नहीं जाती। लोकल ट्रेन है जो कि आप कह सकते हैं कि शहर के अंदर चलती है, शहर के अंदर है जो, लेकिन उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं चलती। एक ट्रेन जो है जो कैनेडियन रॉकी माउंटेन ट्रेन कहलाती है, उसकी 1 हफ्ते के बाद चंद बोगियाँ यहाँ से डाउनटाउन से जाती हैं और फिर कैनमोर में जाके बड़ी ट्रेन के साथ शामिल हो जाती हैं। वो ट्रेन भी कमाल की ट्रेन है। वो ट्रेन आटवा से चलती है और वैनकूवर जाती है। उस ट्रेन में अगर आपने टिकट लेना हो तो $2000 उसका टिकट है। उसके बाद यह है कि उसकी बुकिंग के लिए आपको 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। जबकि यहाँ से आटवा तक कभी कभी $400-300 का टिकट भी हो जाता है, फ्लाइंग एयर यानी बैक। मैं $1 में भी गया हूँ। मैं यहाँ से टोरंटो बाई एयर $1 में गया और $1 में वापस भी आया। वो कैसे भाई, इसकी भी वो एक स्कीम निकलती थी पहले एयर कनाडा की। अच्छा। उसमें ये था। और अब भी आप $83 में टोरंटो जा सकते हैं। अच्छा। अगर आप वो एक फ्लेयर है जिसमें आप सामान ही साथ ले जा सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये ज़रूरी है ना कि उसकी फ़्लाइट पहुँचे। उसकी फ़्लाइट 3 दिन के बाद भी, उस दिन भी कैंसिल हो सकती है और 3 दिन के बाद भी जा सकती है फ्लेयर इंटरनेशनल। तो इस तरह एयर ट्रैवल हमारे सस्ता है। तो ट्रेन का सफ़र तो बहुत महंगा है। फिर वो लग्जरी किस्म के टूरिज्म होती है। अच्छा, ये वो टूरिज्म ट्रेन कैलगरी के हवाले से मुझे ये बताइए
कि जो चीज़ें मैंने देखी कैलगरी में, ख़ास कर जब हम वहाँ से मूव होके आए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि इस शहर में आबाद हूँ, उसमें हूँ, उसमें आबाद हूँ। लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, ख़ास करके हमारे साउथ ईस्ट एशियन के जो लोग आते हैं, हिंदुस्तान, पंजाब, हिंदुस्तान से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, कश्मीर से हो गए, नेपाल, भूटान वगैरह, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लोग, इवन बांग्लादेश से हो गए, यहाँ पे जो बच्चों का जो परवरिश है वो इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में होती है कि जैसे आप किसी इस्लामी मुल्क में आए हुए हैं। अब यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके मजहबी एतबार से, आपके रहन सहन के एतबार से कंट्रडिक्ट करती हैं, जबकि आप यहाँ पे जो है ना, जिस तरह एक इस्लामी मुल्क में आप तर्ज ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस तरह की वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि बाहर आप बैठ के शराब नहीं पी सकते हैं, बाहर आपके कपड़े जो है वो एक प्रॉपर ड्रेस की सूरत में। और वैसे भी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ी सा एजुकेट कीजिए स्कूलों के। सर, अमेरिका के मुकाबले में कनाडा एक गांव है, और कनाडा के शहर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के मुकाबले में कैलगरी एक गांव है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी कितनी सादा है। दूसरे नंबर पे रेशो के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुसलमान जो हैं रेशो के लिहाज से वो कैलगरी में हैं, जिनमें बांग्लादेशी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, और इस तरह के दूसरे अरब ममालिक के लोग हैं। तो यहाँ उनकी टोटल आबादी जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा बनती है मुसलमानों की, और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है तकरीबन 40,000 है, जबकि सिख कम्युनिटी भी तकरीबन 40-42 हज़ार होगी, लेकिन वो नज़र ज़्यादा आती है। एक एरिया में रहते हैं ना, मखसूस एरिया, लेकिन उनका लिबास भी मखसूस है ना, इसलिए 100 आदमी में अगर एक सरदार साहब हों तो वो ज़्यादा नज़र आएंगे उसकी निस्बत। और मुसलमानों के लिए यहाँ इस्लामिक स्कूल हैं, यहाँ मसाजिद हैं, यहाँ मुख्तलिफ दर्स हैं, तो इसलिए मुसलमानों की अपनी सीमेंट्री है, यानी कब्रिस्तान है, और दूसरा कब्रिस्तान भी अब उसके लिए जगह अलाट हो गई है। तो इसलिए कैलगरी में आपको बहुत सी वैसी सहूलियत मिलती है जो आप अपने मज़हब से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो इसमें मुसलमानों की शरह और मुसलमानों की जो तादाद है वो निस्बतन दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कैलगरी एक उनके लिए अट्रैक्टिव सिटी है। अच्छा, ये बताइएगा ज़ुबैर साहब, आप चूँकि एक अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम है, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, सारे सेटल्ड हैं यहाँ पे, आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अरीना में जो भी आता है तो वो देखता ही है। आप ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या पाकिस्तान की तरह ही है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ की 3 तर्ज़ हुकूमत होती हैं। अगर शॉर्टकट थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि यहाँ पे इस वक्त कैलगरी के जो म्यूनसिपल सेटअप कैसे है, आपका प्रोवेंशियल, चूँकि अल्बर्टा है, अल्बर्टा जैसे आपने फरमाया कि यहाँ सबसे लोअर टैक्स है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ पे इंजीनियरिंग यहाँ पे है, और इस वजह से यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पे खुशहाल भी है नस्बतन। तो आप ये बताएं कि जो लोग वहाँ से कनाडा की तरफ आएँ या कैलगरी की तरफ आएँ, तो उनके लिए क्या बुनियादी तौर पे किस तरह की एजुकेशन हो जो ज़्यादा इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पे, और जॉब की क्या नौयत है यहाँ पे, क्या अवेलेबल जॉब इजी मिल जाती हैं? सर, टेक्निकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है यहाँ इन ममालिक में। तो यहाँ एक अदारा है सेठ में बुनियादी तालीम दी जाती है, जो एक मोची या आप हेयर कटिंग से लेकर पायलट तक और नर्स तक, और ये लोग जो है वहाँ तरबियत हासिल करते हैं। और मैंने नहीं देखा कि अगर किसी ने सेठ से तालीम हासिल की हो तो उसके फ़ाइनल इम्तिहान से पहले उसे मुलाज़मत मिल गई हो। ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त वो अदारा है। इस तरह एडमिंटन में भी एक तरह नेट है, तो वो भी इसी तरह करता है। लेकिन कैलगरी में जो ऑयल फील्ड की मुलाजमत है वो बहुत ज़्यादा है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सबसे नालायक शोबा जो था वो जियोलॉजी का था जी। लेकिन यहाँ के पता चलता है कि जियोलॉजी का शोबा सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ प्राइस है। और यहाँ पाकिस्तान के 2, एक कराची ग्रुप, एक लाहौर ग्रुप जियोलॉजी के हैं, जिनकी मोनोपोली थी यहाँ ऑयल फील्ड में, लेकिन अब नाइजेरियन काफ़ी तादाद में लोग आ गए हैं। कंस्ट्रक्शन का भी बड़ा काम नहीं है यहाँ पे, अगर किसी तरह का अच्छा कारपेंटर हो, टाइल फिक्सर हो, इस तरह। हाँ जी, वो तो हर जगह यहाँ पे, इस जगह पे वो तो नॉर्थ अमेरिका में हर जगह है कि अगर आप हैंडी हैं
आप कंस्ट्रक्शन या आप प्लम्बर हैं या इस तरह का आपका बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन कैलगरी में मैंने देखा है कि हमारे लोग दो तबकात में बटे हुए हैं। एक तो मजदूर पेशा है जो मजदूरी करते हैं, और एक डॉक्टर्स और ऑयल फील्ड के लोग हैं जो कि ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में रहना पसंद करते हैं। तो मैं हॉस्पिटल में रेगुलर विजिटर हूँ, हॉस्पिटल का मरीज़ हूँ, क्रॉनिक मरीज़ हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ हर शोबे में टॉप पे जो है ना वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनकी तंजीम उस तरह की नहीं है जैसी अमेरिका की तंजीम है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका की तमाम पॉलिटिकल मामलात में बड़े हाई प्रोफाइल्ड हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ना पॉलिटिक्स में आते हैं ना वो कम्युनिटी में आते हैं, तो वो अलग एक उनकी अपनी ज़िंदगी है। ठीक है ज़ुबैर साहब, लेकिन इसमें मैं आपकी एक बात एडिशनल आपको बता दूं, जो जैसे आपने फरमाया कि अमेरिका में, दुनिया भर में हम पाकिस्तानियों ने अपने अपने शोबे में लोहा तो बनवाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ख़ास करके डॉक्टर हजरात जो है, मैं कहीं कनाडा के शहरों में गया, छोटे शहरों में गया, ख़ास करके प्रिंस एल्बर्ट वगैरह में, वो शहर जो है वो डॉक्टरों की वजह से पहचाने जाते हैं। और डॉक्टर बड़ा रिस्पेक्टेबल शोबा भी है, और अगर कोई डॉक्टर हमारे सुनने वाले हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस है, करने के बाद होता है। नर्स में, अल्बर्टा हेल्थ में काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ये प्रोग्राम चूँकि ख़ास तौर पे हमने किया कैलगरी के हवाले से, चूँकि इस किताब में अगर मेरे नाज़रीन को दिखा सकें तो ये सफ़र शनास जो है, ये किताब है ज़ुबैर नबी साहब की, जिसके ये आथर हैं। इसमें बहुत कुछ है आगे। इसमें एक एक्सक्लूसिव एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम करेंगे, जिसमें ख़ास करके जो हिजाज़ मुक़द्दस के लिए जो इनके सफ़र हैं, टर्की के लिए सुल्तानत उस्मानिया बहुत बड़ा हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार है टर्की का, और मुझे लगता है कि आइंदा भी बहुत सारा होगा। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे किसी हवाले से लॉ के हवाले में भी बात करेंगे, आपके जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल अरीना में भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं, वहाँ लोगों के लिए बस आखिरी पैगाम, आपको इमिग्रेशन के लॉयर तो है नहीं है, लेकिन आखिरी पैगाम हमारे अगर नाजरीन के लिए इतना दे दें जो साउथ एशिया से यहाँ पे आना चाहते हैं, कि शॉर्टकट करने के बजाय अपना कोई ट्रेड छोटा मोटा करके, छोटी मोटी 6 महीने साल के लिए कोई इंग्लिश के आइलेट्स कर लें। तो आजकल बड़े प्रोफेशनल को कनाडा जो है, इसको 3 से 5 लाख लोग हर साल चाहिए यहाँ पे, और मेरे ख्याल में बेहतरीन है यहाँ पे आने के लिए। इसके लिए क्या कहेंगे आप आखिर पे? हर साल 4 लाख लोग जो है पिछले साल ये यहाँ तारकीन वतन को लेके आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एजुकेशन के लिए यहाँ आएँ तो आपको कानूनी तौर पे यहाँ की इमिग्रेशन मिल जाती है। जब आप एजुकेशन के लिए जाएँ तो 1 साल के अंदर आपको वर्क परमिट के बाद PR कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन भी इसकी टॉप की एजुकेशन है। इसलिए अगर आप एजुकेशन का शोबा अख्तियार करते हैं तो खुदा के लिए ये कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं और उसमें तलाश करें कि आप कौन से शोबे में दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ एक और सिस्टम है जो है कि आपको वर्क परमिट मिल जाए तो आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो यहाँ आपकी परमानेंट इमिग्रेशन हो सकती है। तीसरे नंबर पे आपके लिए ये मुल्क इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इसको आबादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन 4 करोड़ अभी आबादी नहीं इसकी हुई, तो इसलिए इस मुल्क को अभी ज़रूरत है। और आप अपने पाकिस्तान के लिए, अपने प्यारे वतन के लिए अगर ज़र मुबादला भेजना चाहते हैं तो कनाडा से ज़्यादा अच्छा मुल्क कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपका यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में इतने तजर्बात हैं, हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और फिर भी आपसे बात होगी। नाजरीन, आज बस इतना ही। आप आगे मज़ीद प्रोग्राम के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसमें आने वाले दिनों में बहुत कुछ आ रहा है। कनाडा मेपल फाउंडेशन जो है, अभी हमने जो है यहाँ पे फूड ड्राइव की है लोकल कैनेडियंस के लिए, बाहर अपने लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। आगे इमिग्रेशन के हवाले से प्रोग्राम आ रहे हैं, और सेहत के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एडिक्शन से लेके इस तरह ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम होंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।